नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नीरज पुंडीर द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही बंटवारा भी हो गया था। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरा मुल्क बना लिया गया और जिसको नाम दिया पाकिस्तान। प्राचीन समय में भारत बहुत विशाल हुआ करता था। समय के साथ इसके अलग अलग टुकड़े होते गए जो बाद में इसके पड़ोसी देश बन गए, जैसे पाकिस्तान बना, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। यही कारण है कि इन देशों की बहुत सारी चीजें भारत से मेल खाती हैं। इनके कुछ विचार, इनका कुछ कल्चर बहुत ऐसा है जो कहीं ना कहीं भारत से मेल खाता है। उन्हीं में से एक चीज है क्राइम। इन सभी देशों में क्राइम करने का तरीका और क्राइम करने की साजिश की जो बुनियाद है वो भी भारत के क्राइम करने वाले लोगों से बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे भारत में कोई क्राइम करने वाला अपराधी पूरी कोशिश करता है कि वो पकड़ा ना जाए, उसी तरह से इन देशों में जो अपराधी हैं उनकी भी यही सोच है। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक इलाका है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाएं, वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं, वो हमेशा आज़ाद रहें। और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान के लोगों से सौतेला व्यवहार करता है और पाकिस्तान आर्मी हमेशा बलोचों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोगों का ये मानना है कि सभी रियासतों में सबसे ज़्यादा अमीर जो रियासत है वो बलूचिस्तान की है। वहाँ पर खनिज पदार्थ वगैरह बहुत ज़्यादा है, मगर पाकिस्तान सरकार उनके हिस्से का पैसा भी उनसे छीनकर दूसरी रियासतों में लगा देती है और बलूचिस्तान के लोगों के हिस्से कुछ नहीं आता। इसलिए वहाँ हमेशा पाकिस्तान से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन चलते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी हमेशा बलूचिस्तान के इन आंदोलनों को दबाने का प्रयास करते रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनका ये आंदोलन जो भी है असफल हो जाए और इसके लिए वो लगातार कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी पाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपनी खुद की बलोच आर्मी तक बना रखी है और वहाँ बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं जो आए दिन पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी पर हमले भी करते रहते हैं। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए गोलीबारी और बम धमाकों जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस इलाके में गोलीबारी होना, बम फटना या फिर किसी का कत्ल हो जाना बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, आम बात है। ये कहानी उसी बलूचिस्तान के एक शहर क्वेटा की है। इस क्वेटा में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था अनवार उल हक। अनवार उल हक का जन्म क्वेटा में ही हुआ था और वो पढ़ाई भी वहीं करता है। और जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है तो उसने सोचा क्यों ना किसी दूसरे देश में जाया जाए, वहाँ काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे और परिवार को खुश भी रख पाएंगे। उसके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में रहा करते थे। उसने उनसे बातचीत की, उनसे मदद मांगी और उनकी मदद से वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए करीब 28 साल पहले अमेरिका चला गया। वहाँ उसे नौकरी मिल जाती है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। कुछ समय बाद फिर वो पाकिस्तान लौटता है, अपने घर लौटता है तो उसके घर में उसकी शादी की बातचीत होती है और घर वाले एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं। अब वो अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका पहुंचता है। 28-30 साल पहले अमेरिका दूसरे देशों से आने वाले लोगों का खुले दिल से स्वागत करता था और वहां पर जो निवास करते थे, निवास करने के दौरान अगर उनकी कोई संतान हो जाती थी तो बाई बर्थ वो अमेरिका का सिटीजन हो जाया करता था। जैसा कि आपने अभी समाचारों में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहा जा रहा है कि अगर माँ बाप में से कोई अमेरिकन नहीं है तो चाहे वो संतान वहीं पैदा क्यों ना हुई हो, उसको अमेरिकन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा उसमें भारत भी एक देश है। खैर, अनवार उल हक अपनी पत्नी को लेकर जब अमेरिका पहुंच जाता है तो उसकी दुनिया अब यहाँ आबाद होने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अनवार उल हक को डुअल सिटीजनशिप मिल जाती है, मतलब पाकिस्तान के साथ साथ
अब वो अमेरिका का भी नागरिक बन जाता है। अनवार उल हक अपनी नौकरी करता रहता है और फिर धीरे धीरे उसके 4 बच्चे होते हैं और बर्थ राइट के हिसाब से उन सभी को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। इन 4 बच्चों में से 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे। इन चारों में से 15 साल की एक बेटी थी हीरा। हीरा अपने परिवार के साथ रहती थी, एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, मगर धीरे धीरे सोशल मीडिया की तरफ वो बहुत एक्टिव हो जाती है, खासकर टिकटॉक पर। जब देखो वह मोबाइल फोन में बिजी रहा करती थी, इंगेज रहा करती थी, और ना सिर्फ इंगेज रहा करती थी बल्कि वो वीडियोज और रील्स बना बनाकर उस पर अपलोड करती थी। माँ बाप उसे रोकते हैं, बहुत टोकते हैं, कभी कभी उसकी पिटाई भी करते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करे। वो हमेशा उसे कहा करते थे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दो, कम करो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन आजकल के बच्चे हैं, माँ बाप की बात को इग्नोर कर देना और फिर दोबारा से वीडियोज़ और रील्स बनाना, ये बच्चों का रोज़ का काम है। तो इसी तरह से हीरा की भी ये आदत बन चुकी थी, क्योंकि वह पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली से थी और वो भी क्वेटा जैसे शहर, जहाँ सब तरफ इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ताई रहती है। महिलाओं और लड़कियों के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, पर्दा, बुर्खा, नकाब और ये सारी चीज़ें। अब हीरा एक अमेरिकन सिटीजन, उसके चारों तरफ का माहौल बिल्कुल अलग। माँ बाप के बहुत रोकने के बाद भी वह नहीं मानती और लगातार वीडियोस और रील्स बना बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करती रहती है, जिससे अनवार उल हक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, क्योंकि उसके हिसाब से ये वीडियोस और ये रील्स सही नहीं थे, अच्छे नहीं थे, बल्कि उसकी नज़र में ये अश्लील थे। अनवार उल हक हीरा को हमेशा डांटता था, धमकाता रहता था और ये समझाने की कोशिश करता था कि ये सारी चीज़ें उनके धर्म के भी खिलाफ हैं और ऐसा करने से उसके रिश्तेदारों में और उसके परिवार में उसकी बदनामी होगी। लेकिन हीरा भी क्या करे, वो एक अमेरिकी बच्चों के साथ रहने वाली मॉडर्न कल्चर की लड़की, ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ी लिखी, पली बढ़ी, जो बिल्कुल अलग था। बाप की बातें उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया करती थी और इसीलिए उसने ठान लिया कि घर वाले चाहे कुछ भी बोलते रहें, वो अपने मन की करेगी, अपनी ज़िंदगी को वो अपने ही हिसाब से जिएगी। खैर, जिंदगी चलती रही, वक्त बीतता रहा और तारीख आ जाती है 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 को नौकरी से छुट्टियां लेकर अनवार उल हक अपने बेटे और बेटी हीरा के साथ पाकिस्तान चला आता है। 15 जनवरी को वो फ्लाइट पकड़ता है और लाहौर एयरपोर्ट पर उतर जाता है। एक हफ्ता वो लाहौर में बिताता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ लाहौर में रहा करते थे, तो उनके साथ वो वक्त गुजारता है। उसके बाद 22 जनवरी को वो लाहौर से क्वेटा पहुँचता है। क्वेटा में उसका पुश्तैनी घर भी था और उसकी ससुराल भी वहीं थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिश्तेदार क्वेटा में रहते थे, तो अनवार उल हक अपने पुश्तैनी घर में ठहर जाता है। अब तारीख आ जाती है 27 जनवरी 2025। 27 जनवरी की रात 11 बजे अनवार उल हक अपने साले साहब के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर जाता है और कुछ देर के बाद वो दोनों वापस आते हैं। अनवार उल हक गेट पर उतर जाता है, दरवाजे के बाहर, और फिर चहलकदमी करता हुआ घर के अंदर चला जाता है। अचानक उसे ध्यान आता है कि उसके साले साहब का मोबाइल फ़ोन उसकी जेब में रह गया है। तो वो सोचता है कि बाहर जाकर देखता हूँ, अगर वो हुए तो उनको मोबाइल फ़ोन दे दूंगा। अभी वो ये सोचकर पलटा ही था कि अचानक बाहर गोली चलने की आवाज़ होती है। गोली की आवाज़ सुनकर वो तेजी से बाहर निकलता है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी 15 साल की बेटी हीरा ठीक दरवाजे के सामने लहूलुहान पड़ी है। घर के दरवाजे के बाहर बिल्कुल सामने वाली एक गली थी। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर उसे उस गली में से हथियार लहराते हुए मोटरसाइकिल पर फरार होते दिखाई देते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हीरा को गोली मारी थी। बेटी को इस हालत में देखकर वो जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। 15 साल की हीरा को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे चेक करते हैं और डेड डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब हीरा की मौत हो चुकी थी। अब एक अमेरिकन सिटीजन हीरा और उसकी मौत पाकिस्तान की सरजमीन पर होती है, वो भी क्वेटा जैसे शहर में, क्वेटा की गलियों में।
बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस को भी पता था कि लड़की अमेरिकन सिटीजन है, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए अमेरिकन एम्बेसी को सूचित किया जाता है। एक अमेरिकन सिटीजन का कत्ल हुआ था, तो पुलिस हरकत में आ जाती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। अब क्योंकि अनवार उल हक लड़की के पिता थे और साथ ही साथ अमेरिका के सिटीजन भी थे, तो उनका बयान दर्ज किया जाता है। वो अपने बयान में कहते हैं कि वो अपने साले साहब के साथ कहीं बाहर गए थे रिलेटिव के यहाँ, और फिर वो वापस लौटते हैं। जैसे ही वो घर में जाते हैं तो अचानक उनको याद आता है कि उनके साले साहब का फ़ोन उनके पास रह गया है, और इस फ़ोन को लौटाने के लिए वो जैसे ही मुड़ते हैं तभी उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई देती है, और इस गोली की आवाज़ को सुनकर वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हीरा लहूलुहान पड़ी है, और सामने वाली गली से कुछ लोग मोटरसाइकिल पर हथियार लहराते हुए फरार हो रहे हैं। कुल मिलाकर अनवार उल हक का बयान यही था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने हीरा को गोली मार दी और वो फरार हो गए। अब पाकिस्तान में इस तरह के शूट आउट बहुत आम बात है। बहुत सारी चीज़ों से पाकिस्तान गुजर रहा है, टेररिज्म से गुजर रहा है, और वहाँ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले वहाँ एक बलोच जर्नलिस्ट की भी हत्या कर दी गई थी, कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और साले साहब का बयान दर्ज करती है। वो भी कहता है कि मैं और अनवार उल हक मोटरसाइकिल पर एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। मोटरसाइकिल पर इसलिए गए थे क्योंकि तंग गलियों के बीच से होकर गुजरना था, इसलिए मोटरसाइकिल लेकर गए थे, और मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया था क्योंकि उनके पास जो सिम था वो अमेरिकन था, तो इसलिए उन्हें जब बात करनी होती थी वो मेरा मोबाइल ले लेते थे और फिर बाद में मुझे वापस कर देते थे। साथ में वो ये भी कहता है कि मैंने किसी को वहां से भागते हुए या हथियार लहराते हुए नहीं देखा। मतलब कि हमलावर को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने देखा था, और वो व्यक्ति था अनवार उल हक। दोनों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है, आसपास के लोगों से बात करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या किसी छोटे मोटे क्रिमिनल का ये काम हो सकता है, या फिर ये काम किसी मिलिटेंट का है, या कोई ऐसा संगठन है जो लोगों में अपनी दहशत बनाए रखना चाहता है, उसके लोगों ने इस कत्ल को अंजाम दिया हो। पुलिस तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा उसको भी खंगाला जाता है, मगर उनमें से भी कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। यह भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इस इलाके में उस वक्त किस किस का मोबाइल फोन एक्टिव था, कहाँ कहाँ बात की जा रही थी, और इन सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई अहम सबूत नहीं लगता। अब पुलिस जांच के लिए आसपास के इलाके की हर गली को चेक करती है कि अगर उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो उसमें हमलावर की कोई तस्वीर कैद हो गई हो। लेकिन कई सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं, उनके फुटेज की अच्छी तरह से जांच की जाती है, लेकिन ना गली में इस तरफ और ना गली के उस मुहाने पर किसी तरह का कोई हमलावर कैमरे में कैद होता है। अब पुलिस परेशान कि जिसका कत्ल हुआ है उसके बाप का बयान है कि हमलावर हथियारों को लहराते हुए सामने वाले गली से फरार हो गए। लेकिन सामने वाले गली तो छोड़िए, उसके आसपास चारों तरफ किसी भी गली में किसी भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर इस तरह की कोई तस्वीर कैद नहीं हुई। फिर यह पता लगाया जाता है कि कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं है, मगर पता चला कि 28 साल से तो अनवार उल हक अमेरिका में रहता है, उसका इस इलाके में कोई दुश्मन भी नहीं है। पैसे के लेन देन के पहलू से भी तफ्तीश की जाती है, मगर वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी जांच पड़ताल करने के बाद अब पुलिस को अनवार उल हक पर ही शक होने लगता है, क्योंकि हमलावरों को देखने वाला वो अकेला एक इंसान था, उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं देखा था, और उसका जो बयान था वह किसी भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो अब पुलिस का पूरा शक अनवार उल हक की तरफ चला जाता है। तो इस मामले में गहराई को देखते हुए यह मामला सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई काम करती है, उसी तरह से पाकिस्तान में सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ये काम करती है। तो अब सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के एसएसपी जुहैर मोहसिन इस केस को अपने हाथों में लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मामला एक अमेरिकन सिटीजन के कत्ल का था। तो उस इलाके गावल मंडी के थाने की पुलिस
और सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के एसएसपी साहब खुद इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं और आखिर ये कत्ल किसने किया है इसको जानने की कोशिश करते हैं। और इससे भी जरूरी एक अहम सवाल ये सबके मन में था कि आखिर ये कत्ल किस वजह से किया गया है। अब पुलिस दूसरे तरीके से मामले की जांच शुरू करती है, क्योंकि अनवार उल हक और उसकी बेटी को इस गावल मंडी क्षेत्र में आए हुए सिर्फ हफ्ता भर ही हुआ था, तो पुलिस आसपास के लोगों से एक बार फिर से पूछताछ शुरू करती है ताकि कोई सुराग मिल सके। और आसपास के लोगों ने बताया कि वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अक्सर ये देखा है कि अनवार उल हक अपनी बेटी हीरा को हमेशा डांटता रहता था, धमकाता रहता था और ज्यादातर उससे नाराज रहता था, क्योंकि उसकी बेटी उसकी बातों को हमेशा इग्नोर करती रहती थी। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बेटी को जब किसी से मिलवाने के लिए लाता था, जैसा कि अक्सर होता है, हम कहीं रिश्तेदारी में अगर जाते हैं तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों वगैरह से मिलाते हैं, तो अनवार उल हक भी यही काम करता था। वो अपनी बेटी को जब किसी से मिलवाता था तो वो कहता था कि इस मोबाइल फोन में तुम लगी रहती हो, इसको बंद कर दिया करो, थोड़ी देर बात करो, लोगों को समय दो, इतनी दूर से तुम यहाँ आई हो, इनसे मिलो, फिर ना जाने कितने समय बाद आना होगा, कब आना होगा। वो अपनी बेटी को ये समझाया करता था, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसको ना किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना था, ना किसी और व्यक्ति से कोई लेना देना था। वो बस अपने मोबाइल में लगातार एक्टिव रहती थी और इसी की वजह से अनवार उल हक उसको डांटता डपटता रहता था। पड़ोसियों की ये बात सुनकर पुलिस का दिमाग पूरी तरह से ऑनर किलिंग की तरफ चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां आज भी सिर्फ ऑनर किलिंग के चलते मार दी जाती हैं। अब पुलिस का शक अनवार उल हक पर तो था ही। कोई बाप अपनी ही बेटी को क्यों मारेगा, इसके पीछे की क्या वजह है, पुलिस इसको जानने की कोशिश करती है और तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। फिर 29 जनवरी को अनवार उल हक को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और अब पुलिस अनवार उल हक से कहती है कि देखिए, हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ली है, आपका जो बयान है वो सीसीटीवी कैमरे की किसी भी फुटेज के साथ मैच नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि कत्ल तुमने खुद किया है और हमें अब तुमसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि तुमने अपनी ही बेटी को क्यों मार डाला। पुलिस के मुंह से यह सवाल सुनकर अनवार उल हक पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, मगर फिर पुलिस उसे कहती है कि हमने पड़ोसियों से भी अच्छी तरह पूछताछ कर ली है और उन्होंने हमें बताया कि तुम अक्सर अपनी बेटी से नाराज रहते थे और उस पर बहुत तेज गुस्सा करते थे, और जब आप अमेरिका से पाकिस्तान आए तो आप अपने 2 बच्चों को भी नहीं लेकर आए और अपनी पत्नी को भी नहीं लेकर आए, सिर्फ एक बेटे को और उस लड़की हीरा को आप लेकर आए जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते थे, सबसे ज्यादा डांट फटकार जिसको लगाते थे, आप उस हीरा को अपने साथ लेकर आए। अनवार उल हक कहता है कि हाँ, मैं कुछ समय के लिए आया था और पत्नी और दोनों बच्चे बाद में आने वाले थे। और हाँ, मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस अमेरिका में अनवार उल हक की पत्नी और बच्चों से भी संपर्क करती है और उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या कोई ऐसी बात थी हीरा में जिसकी वजह से कोई उसका कत्ल कर सकता है। तो उसकी पत्नी और बच्चों ने कहा कि वो अक्सर मोबाइल पर वीडियोस और रील्स बनाकर अपलोड किया करती थी और खासकर वो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा इंगेज रहा करती थी। वह टिकटॉक की बहुत आदी हो चुकी थी और उसके वालिद को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर इसी वजह से उसको डांटा करते थे और कभी कभी अपने धर्म का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश करते थे, मगर हीरा खुद में ही मगन थी। वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही थी। मतलब सरसरी तौर पर वो इशारा देते हैं कि हाँ, हो सकता है इसी वजह से उसका कत्ल कर दिया गया हो। अब पुलिस के दिमाग में ये बात घर कर जाती है और इसीलिए पुलिस अनवार उल हक को उठाती है और तबीयत से पूछताछ करती है। अब इस केस को सोल्व करने के लिए पुलिस डबल गेम करती है। एक तरफ वो अनवार उल हक से पूछताछ कर रही होती है और दूसरी पुलिस की टीम उधर हीरा के मामा को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, क्योंकि उस रात 11 बजे के आसपास वही एक इकलौता इंसान था जो कुछ देर पहले तक अनवार उल हक के साथ था। अब पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे अनवार उल हक ने पुलिस को सब कुछ बता दिया हो कि कैसे उस रात
तुम दोनों एक मोटरसाइकिल पर कहीं गए और फिर तुम दोनों वापस आए और फिर एक प्लानिंग के तहत दोनों ने मिलकर हीरा का मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम जो अनवार उल हक से पूछताछ कर रही थी, वो उसको ऐसा दिखाती है कि जैसे उसके साले ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो और बता दिया हो कि कैसे दोनों ने प्लानिंग करके एक साथ मिलकर हीरा का मर्डर किया। इस तरह पुलिस की जांच में अनवार उल हक टूट जाता है और वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। और जो कुछ वो बताता है वो कहानी कुछ इस तरह है। कहानी यह है कि जब हीरा अमेरिका में बड़ी हो रही थी, पाकिस्तान से बहुत दूर अमेरिका, जहां उसे पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अनवार उल हक जो उसका पिता था, उसको पाकिस्तान और बलूचिस्तान और अपने धर्म के बारे में हर चीज पता थी। उसे अपने कल्चर की पूरी जानकारी थी। अब जाहिर सी बात है कि जो जहां पैदा हुआ है उसके दोस्त भी वहीं के होंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई उसी हिसाब से वहां के माहौल में, वहां के कल्चर में हुई होगी। तो हीरा बिल्कुल मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली लड़की थी। उसे ना पाकिस्तान से कोई मतलब था, ना उसे क्वेटा से कोई लेना देना था, ना उसे इस्लाम धर्म से कुछ मतलब था। उसे जो अच्छा लगता था वो उसी काम को करती थी। घर पर उसे उर्दू सिखाई जाती थी, मगर वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी क्योंकि अमेरिका में पैदा हुई है, वहीं पढ़ी लिखी है, उसके दोस्त वहीं के हैं, उसका सारा वक्त वहीं गुजरता है। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई और इस कदर एक्टिव हुई कि टिकटॉक पर खुद वीडियो बना बनाकर डालने लगी। वो दोस्तों के साथ रील्स बना बनाकर डालने लगी। उसके वालिद ने कुछ ऐसे कंटेंट देखे जो उनके हिसाब से अश्लील थे, तो उसे बड़ा टोका, बड़ा पीटा, बड़ा समझाया। उसे कई बार उसके पहनावे को लेकर समझाया गया, उसकी कई बार अच्छे से पिटाई की गई, डराया गया, धमकाया गया, डांटा गया। कई बार तो ऐसा होता था कि वो बागी हो जाया करती थी। अब सब बच्चे कंट्रोल में थे, लेकिन हीरा बगावत पर उतर आती थी। जब भी उसको वीडियोस या रील्स बनाने से मना किया जाता था तो वो गुस्से में और ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। वो जानबूझकर ज्यादा वीडियोस बनाती थी, ज्यादा रील्स बनाती थी। उसका ये रवैया देखकर एक दिन अनवार उल हक मन ही मन ये फैसला ले लेता है कि हीरा ऐसे नहीं मानेगी और समाज में उसका नाम खराब हो जाएगा। उसने फैसला लिया कि वो हीरा को बिगड़ने नहीं देगा और अमेरिका में रहकर उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। तो इससे पहले कि हीरा उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे, उससे पहले वो उसे रास्ते से हटा देगा, यही बेहतर होगा। ये फैसला अनवार उल हक उस लड़की का बाप करता है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अमेरिका में रहकर अगर कुछ भी किया तो पूरे परिवार को अमेरिका से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। उसे पता था कि पाकिस्तान में ऐसे कत्ल हो जाना बहुत साधारण सी बात है और वो पाकिस्तान है, अपना देश है, जो होगा संभाल लेंगे, देखा जाएगा। और जब पाकिस्तान आया तो उसने हीरा के मामा मतलब अपने साले साहब को हीरा के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि लड़की हाथ से निकल गई है और इसकी वजह से हमारा और हमारे मजहब का नाम खराब हो जाएगा, इसको तो मारना ही पड़ेगा। अगर मैं अमेरिका में इसको मारता तो तुम्हारी बहन और बच्चे बीच में आ जाते, इस वजह से मैं इसको लेकर यहां आ गया। अब कहां तो मामा को अपनी भांजी को समझाना चाहिए था, बल्कि अनवार उल हक की बात सुनकर वो भी मजहब के नाम पर उसकी प्लानिंग में उसके साथ हो गया। है ना कमाल की बात। एक बाप अपने साले के सामने अपनी ही 15 साल की बेटी का कत्ल करने की बात कर रहा है और साला उसे रोकने के बजाय कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद दोनों प्लान करते हैं और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसकी पूरी प्लानिंग हीरा के मामा ने खुद की थी, क्योंकि उसे पता था क्वेटा में किसी भी सड़क पर गोली मारकर निकल जाना बहुत आम सी बात है। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर में, कस्बे में, गली में इस तरह का वाकया होता ही रहता है। और कुछ दिन की जांच के बाद ना कोई कातिल मिलता है, ना कोई सुराग मिलता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। और उसे यह भी पता था कि जब भी मोटरसाइकिल को लेकर वो घर पहुंचता है तो हीरा बड़े प्यार से उसे मामू जान कहते हुए उसके पास आ जाती है और यही वो सही समय है जब उसे आसानी से टारगेट बनाकर गोली मारी जा सकती है। अब दोनों मिलकर यही प्लान बनाते हैं
कि हम हीरा को घर के दरवाजे के पास गोली मार देंगे और पुलिस को ये बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए थे और हीरा को गोली मारकर हथियारों को लहराते हुए सामने की गली से मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। उन दोनों को पूरा यकीन था कि पुलिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कौन हमलावर था, कहां से आया और किसने उसको गोली मारी और फरार हो गया। और समय के साथ कुछ दिन के बाद ये केस भी रफा दफा हो जाएगा। अब इसी प्लानिंग के तहत हीरा का मामा एक पिस्तौल का अरेंजमेंट करता है और फिर 27 जनवरी सोमवार का दिन तय किया जाता है और रात के समय 11 बजे जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल से वापस आते हैं तो वो मासूम बच्ची मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर अपने मामा के पास आ जाती है और अनवार उल हक, उसका बाप, जो ये चाहता था कि उसकी 15 साल की बेटी का कत्ल कर दिया जाना चाहिए, मगर चूंकि वो इस कत्ल को होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद गोली चलती है और एक मामा अपनी फूल सी मासूम 15 साल की भांजी को गोली मारकर उसका कत्ल कर देता है और तेजी से वहां से चला जाता है। फिर अनवार उल हक बाहर आता है, रोता है, चिल्लाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। ये सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। 15 साल की मासूम लड़की हीरा के कत्ल के जुर्म में उसके बाप और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिकटॉक पर रील बनाने की वजह से अमेरिका में बैठा एक बाप किस तरह हजारों मील दूर पाकिस्तान में लाकर अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रच सकता है, ये सोचकर अपने आप में बहुत अजीब लगता है। लेकिन ये क्राइम की दुनिया है। यहां जब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लगता है तो अगले ही पल कुछ ना कुछ उससे भी बहुत ज्यादा अजीब क्राइम कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और अच्छी कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।